उनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बार बार कहा गया कि सदके दिल से माफी मांगकर अपने मामला ठीक करें। यदि आपको माफी मांगनी पड़ेगी फिर आपके मामला ठीक हो गए। तो इमरान खान तो माफी नहीं मांगता भाई, अब तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक तो इमरान खान माफी नहीं मांगता। और ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि इमरान खान को अब डरा हुआ देखें या उससे आप माफी मंगवाएं। अब इमरान खान का करना क्या है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इनके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा है और इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने मिन्नत तरला किया, बड़े लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कॉलम लिखे, प्रोग्राम्स किए, जाकर मिलते रहे कि अल्लाह का वास्ता है इन्नी माफी मांग लो, चलो इन्नी गल कर लो। इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने से इनकार किया। तो ये है जनाब अब तक सूरत हाल। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उसी खबर की तस्दीक कर दी है। इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सैलाब जदगान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है, हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीकाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीकाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। मुझे कुछ मालूमात मिली है इनसाइडर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मामला कौन लेकर गया, किस तरह लेकर गया, पहले किसको इस्तेमाल किया, बाद में किसको इस्तेमाल किया। कुछ लोग बिला वजह बदनाम हो गए, सबका ये कसूर नहीं था। ये मामला जरूर हुए लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फिर उसको चाहे दूसरे नाम के साथ लेकिन इस कॉज को सपोर्ट किया। तो क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है एस्टेब्लिशमेंट से, लिहाजा बजाय के आपस में लड़ने के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों को मार्जिन देना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, लेकिन जो लोग आपको बहुत वजाहत के साथ नजर आ जाए कि बहुत ही 2 नंबरी कर रहे हैं, तो फिर आप जाने और वो लोग जाने, और बेड़ा ही गर्क हो गया पकड़ के। ये एस्टेब्लिशमेंट की ताकत और हैसियत रह गई है आजाद कश्मीर में। वैसे ये पाकिस्तान में भी करके देख लें, पाकिस्तान में भी इनकी हैसियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़े और उसे बोले एक जलसा करे, उसके बाद शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MQM, ANP और आसिफ मुनीर साहब और जितने भी ताकतवर लोग हैं सबको इकट्ठा करें और उन्हें कहें मिलकर एक जलसा करो। इमरान खान को 1 दिन का नोटिस दें और आप लोग 1 महीने के नोटिस पे जलसा करें। अगर इमरान खान चीखे ना निकलवा दे और रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। मैं ये वीलॉग करना ही छोड़ दूंगा, मैं इसके बाद कभी बात ही नहीं करूंगा। जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। आसिफ मुनीर साहब सबसे ताकतवर आदमी है, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, मुस्तफा कमाल, MQM, ANP, एमल वली खान, ये बलूचिस्तान का वजीर आला, सिंध का वजीर आला, ये पंजाब की वजीर आला, जो इनके पास आजाद कश्मीर के अंदर अपना वजीर आजम है, वो सारे या गिलगित बल्तिस्तान सारे इकट्ठे कर लो, सारे इकट्ठे कर लें, 1 महीने का टाइम ले लें। 1 महीने के बाद सारे रल के जलसा कर लें F8 मरकज इस्लामाबाद में, सारे मिलके कर लें, या इससे भी कोई बड़ी जगह रखनी है मोटरवे पे कर लें। आप जलसा कर लें और जलसे के विजुअल्स बना लें और बैन अल-अक़वामी मुबस्सरीन बुला लें। उसके बाद आप सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दें और उसी जगह पे इमरान खान को आने दें कि इमरान खान साहब को 24 घंटे के लिए हम छोड़ रहे हैं, 2 घंटे के लिए बाहर आएंगे, वो 24 घंटे बाद उनका जलसा होगा फलां जगह पे। आप देखिएगा
कि अगर लोग 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी इमरान खान कहेंगे ना तो वहां पहुंच जाएंगे। इतनी दुनिया पहुंच जाएगी कि आप तारीख भूल जाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं ना, ये होना है और मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, करके देख ले। लेकिन किसी में हौसला होता तो आज इमरान खान बाहर होता। इमरान खान से सारे डरे हुए हैं कि जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे होते हैं, आजकल की बात कर रहा हूं, पहले लोग बड़े गौर से सुनते थे, बहुत बड़े लीडर थे नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो जनेवा के एक अस्पताल में भी दाखिल हैं। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली हैं, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। की नंबर 1 तो यह है कि अगर आप अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो आपको बाद में महसूस होता है कि नहीं ये बात मैंने गलत की है, तो आप जिसको इंटरव्यू दे रहे होते हैं आपका ये हक है कि आप उसको फ़ोन करके कहें जी ये वाली बात आप निकाल दें, ये मैंने उस वक्त जज्बात में कह दी और मैं इस पर बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने वो बात रुकवा दी थी, लेकिन अब दोबारा से वो क्लिप निकाला गया और उसके बाद एक गद्दारियों की फैक्ट्री खोल दी गई। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअली वो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट तो ये है, उन्होंने कहा जी कि जब पूछा गया उनसे बार बार कि ये जो मार्का हक हुआ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, तो फौज की तारीफ करवाने की कोशिश की जा रही थी एंकर साहब की जानिब से। तो वहाँ पे नौरीन खानम ने कहा जी कि वो तो मोदी और पाकिस्तान की फौज ने मिलके, यानी नूरा कुश्ती का तासुर दिया जनाब उन्होंने कि ये तो मिलके किया इन्होंने काम। फिर आगे वो बहुत सारी बातें करती चली गई कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला था, फिर इंडिया के पीछे इसराइल खड़ा था, फिर उन्होंने कहा इंडिया बहुत ताकतवर बड़ा मुल्क था। अब वो ये सारी बातें कर रही थी और डोनाल्ड ट्रंप बीच में आया, तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से क्यों प्यार है, वो एक्चुअली मोदी को दबाना चाहता है, तो वो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वन गो में कह दी। अब ये सारे कह रहे हैं जनाब कि ये मार्का हक पे तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की इंडिया के खिलाफ, तो ये तो पाकिस्तान की फौज के साथ पाकिस्तान के साथ गद्दारी हो गई। ये जो इन्होंने कह दिया कि जनाब पाकिस्तानी फौज जो है वो मोदी के साथ मिली हुई थी और मिलकर इन्होंने ये कारनामा किया है। देखिए जी, इसको 2-3 पहलू हैं, वो सारे मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि ये एक ऐसी खातून का इंटरव्यू है जिसका भाई भी जेल में बंद है बेगुनाह, और जिसका बेटा भी जेल में बंद है बेगुनाह, और बंद किया हुआ है फौजी जर्नैलों ने। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब वो बच्चे नहीं है, उनको ये पता है कि आसिम मुनीर साहब ने बंद किया हुआ उसके भाई को भी और उसके बेटे को भी, और ना सिर्फ बंद किया हुआ बल्कि बेगुनाह बंद किया हुआ और तकालीफ भी दे रहे हैं और कैद तन्हाई में भी रखा हुआ है, और उनके हुकूक भी सारे मुअत्तल कर लिए हैं, हत्ता कि उनकी जो पाकिस्तान में हुकूमत बनी वो भी छीन ली है। तो एक ऐसी खातून जिसे कैद तन्हाई में उसके भाई का सामना है, वो हर हफ्ते जाती है, जब वो कोई इंटरव्यू देगी तो वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। उनको तो आपने एक जंग में उतारा हुआ है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर कभी आप उनके ऊपर वाटर कैनन मारते हैं, कभी आप उन्हें पकड़ के ले जाते हैं, कभी आप दूर छोड़ के आ जाते हैं। तो जो आप हरकतें उनके साथ करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। जब आप उन्हें ये कहेंगे कि आप तारीफ करें इन्हीं लोगों की जो आपके साथ ये कर रहे हैं, उसी इदारे की तारीफ करें जिसका जर्नैल आपके साथ ये कर रहा है, तो ये एक ऑब्वियस रद्द अमल है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है, ये कोई भी होगा वो इसी तरह बेचारा करेगा। आम आदमी की मैं आपको बात कर रहा हूं। अब ये कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं है कि इन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि लोग हमें कल को वोट नहीं देंगे अगर हमने ये बात कर दी है वो बात कर दी। ना इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ना इनका इससे कोई ताल्लुक है। इनके भाई ने जरूर इलेक्शन लड़ना है और उसका सियासत से ताल्लुक भी है, लेकिन वो एक माँ भी है और एक बहन भी है, और जो उसके साथ हुआ वो सबको नजर भी आ रहा है। तो उन्होंने जज्बात में वो बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ऑन एयर ना करें, आप इसको ना चलाएं। लेकिन फिर उसमें से वो क्लिप किसी ने देख लिया या कहीं से पता चल गया, तो वो क्लिप अब वायरल कर दिया गया और उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। गद्दारी के इल्जामात पाकिस्तान में नए नहीं है। देखें, नौरीन नियाजी ने वही किया जो पाकिस्तान के जर्नैल हमारे साथ करते हैं। आप देखें ना, अगर जर्नैलों को यह कहा जाए कि वो मोदी के साथ मिल गए हैं तो कितना बुरा लगा उन्हें कि उन्होंने सारे टाउटों के पट्टे खोल दिए कि पै जाओ इनको। तो जर्नैलों को कितना बुरा लगा ना, उन्हें लगा कि यह बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है कि हमें मोदी के साथ मिला दिया है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में किस किस को गद्दार नहीं कहा गया। नवाज शरीफ को नहीं मिलाया गया मोदी के साथ, बेनजीर को नहीं मिलाया गया इंडिया के साथ,
क्या जरदारी को नहीं मिलाया गया इंडिया के साथ? क्या हम सबको रा का एजेंट नहीं कहा जाता? क्या हम सबको गद्दार नहीं कहा जाता? और कहता कौन है? यही जर्नैल कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ महकमों के अंदर बैठे हुए जर्नैल, ये अपने टाउटों के जरिए से और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों को गद्दार डिक्लेयर करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक अहमद साहब है, उन्होंने अहमद शरीफ साहब से एक सवाल भी पूछा कनाडा से। उन्होंने कहा जी, अली अहमद साहब ने कहा जी बताएं कौन कौन गद्दार है। उन्होंने एक एक नाम लेकर बताया, दर्जनों गद्दार उन्होंने गिना दिए। तो ये जो गद्दारी का खेल है ना और गंद है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मारना शुरू किया। आसमा जहांगीर भी गद्दार थी, अहमद मीर भी गद्दार था, इमरान रियाज भी गद्दार है। अरशद शरीफ को गद्दार कहा, वो मुल्क के लिए शहीद हो गया। अरशद शरीफ की फैमिली को गद्दार कहा गया। जो सहाफी सवाल पूछे वो भी गद्दार है। जो वकील इंसाफ की बात करे वो भी गद्दार है। जो जज खड़ा हो जाए वो भी गद्दार है। जो सियासतदान कहे कि अपने आप को आपके काम तक महदूद करना है वो भी गद्दार है। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने का जो सिलसिला पाकिस्तान में शुरू किया गया, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया। तो जब आपको कोई गद्दार कहे कि आप मोदी के साथ मिले हुए हैं, तो देखा कितना बुरा लगता है, कितनी आग लगती है, कितना प्रॉब्लम होता है आपको कि यार हमें कह दिया। भैया आपने पूरी कौम को गद्दार बना दिया, आपने सारे बलोचों को गद्दार बना दिया, आपने सारे बंगालियों को गद्दार बना दिया, आपने सारे कबाइलियों को गद्दार बना दिया, आपने सारे पंजाबी सवाल उठाने वालों को गद्दार बना दिया, आज आपने पूरे कश्मीर को गद्दार बना दिया, आपने तो पूरी महाजर कौम को गद्दार बना दिया था। हर एक को आपने गद्दार बनाया। सोचें उनके दिलों पे कितनी छुरियां चलती होंगी, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी कि आपको एक जुमले से इतनी तकलीफ पहुंची है। तो जो आपने आग लगाई है ना, वो आपके घर तक तो आनी थी, और ये भी और ज्यादा आएगी। लोग ये कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी किया, आपने पाकिस्तान को तोड़ा, आपने बार बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा। असल में गद्दार कौन है पता है आपको? ये नौरीन नियाजी अपने एक स्टेटमेंट से गद्दार नहीं हो जाएगी। गद्दार वो है जिसने आइन तोड़ा और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो गद्दार है। गद्दार वो चारों डिक्टेटर है और उनके बाद आने वाले फौजी जर्नैल हैं जिन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। आसिम मुनीर साहब ने कितनी दफा आइन तोड़ा है पता है आपको? ताकत के बलबूते के ऊपर कैसे आइन तोड़ा पता है आपको? जानते हैं आप किस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होने दिए गए, कैसे पूरा इलेक्शन एक चोरी कर दिया गया? ये है गद्दारी। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट जो आप लोगों को बांटते थे अब वापस आए हैं, तो बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इत्तफाक नहीं करता जो बात नौरीन नियाजी ने की, लेकिन एक लम्हे के लिए आप नौरीन नियाजी की जगह पे अपने आप को रखें कि आपका बेटा और आपका भाई दोनों बेगुनाह जेल में बंद हैं और फौजी जर्नैल ने बंद किए हुए हैं। और ना सिर्फ बंद किए हुए हैं बल्कि उनको तकलीफ भी दे रहा है, कैद तन्हाई में रखा हुआ, और वो बेगुनाह है। और आपकी बेबसी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त कोई आपके सामने माइक लेकर आए और आकर कहे जिन्होंने तुम्हारे भाई को और बच्चे को बंद किया उनकी तारीफें करो, तो वो कर सकता है? आपसे भी नहीं होगा, ये किसी से नहीं होगा। ये इमरान खान का ही बहुत बड़ा दिल है, वो जो कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। हालांकि जर्नैलों ने इमरान खान को सारा कुछ किया, उनकी हुकूमत गिराई, उनके साथ ज्यादती की, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ये कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। और किसी को थोड़ी सी भी अकल हो ना तो इससे फायदा उठा ले। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुलाकातों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया और इसकी तफसीलात यहाँ मेरे पास मौजूद हैं। इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने यह केस किया हुआ है और 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को इस केस की समाअत करेगा, यानी मंडे वाले दिन। और उम्मीद है कि शायद इमरान खान साहब की मुलाकात का कोई रास्ता खुल जाए, क्योंकि इसमें अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब किया था। अब देखें जवाब आता क्या है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का ऑर्डर देती है कि ठीक है जी, अब आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं उनकी फैमिली की। उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें इस बात का खदशा है कि इमरान खान के साथ ज़रूर कुछ ऐसा किया जा रहा है कि हमारी उनसे मुलाकात रोकी हुई है। यानी अगर हम मिलेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है, या वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो कुछ ऐसा छुपाया ज़रूर जा रहा है जिसे जानना हमारा हक है, तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक भाई हैं, मौलाना अताउर रहमान साहब। पाकिस्तान में मुझे लगता है उन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी है कि वो फजलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो जाएं या फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। और वो बार बार चैलेंज करते हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी है। शायद वो चाहते हैं कि मौलाना साहब जल्दी जल्दी हीरो बन जाएं, या वो चाहते हैं कि वो बेनिफिशियरी बन जाएं, फटाफट मौलाना साहब भी पुरचे हो जाएं, नायल हो जाएं, अंदर हो जाएं। देखिए उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा जी मौलाना के खिलाफ किसी ने क्या पर्चा देना है, क्योंकि मौलाना के पास चपेड़े खाने वाले नहीं बल्कि मारने वाले कारकुन हैं। ये तो जब आपकी लड़ाई होगी तो पता चलेगा, तहरीक लब्बैक वाले भी यही कहते थे।
तहरीक लब्बैक वाले भी ये कहते थे कि जनाब वो पता नहीं नाचन वाले कह के और पता नहीं क्या कुछ कह के पीटीआई वालों को चिढ़वाते थे और बड़े बड़े बोल बोलते थे, बहुत अजीब अजीब बातें करते थे। लेकिन जब गोली चली तो उसके बाद उनके मुझे जो फ़ोन आ रहे थे, मेरे पास आज भी उनके ऑडियो मैसेजेस मेरे पास आज भी रिकॉर्ड पड़े हैं कि क्या हालत हो रही थी, चारों तरफ से गोली चल रही थी। तो अताउर रहमान साहब, आपको आइडिया भी नहीं है कि ये रियासत कैसे कुचलती है इंसानों को, क्योंकि आप रियासत के साथ मिलकर हमेशा खेले हैं, आप हमेशा गुडी गुडी खेले हैं, आप हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, आपने हमेशा नरम बिस्तरों पे अपनी नींद पूरी की है, तो आपको आइडिया नहीं है कि सख्ती क्या होती है। वो तहरीक लब्बैक वालों से पूछ लें, आपको वो मशवरा दे देंगे। फिर वो कहते हैं इमरान खान के दौर में नैब ने नोटिस भेजा था फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान ने कहा कि हम कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर की तरफ मार्च करेंगे, तो उसी शाम नैब की वजाहत आ गई कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। अब वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं जनाब देव पर्चा। मुझे लगता है उन्हें जल्दी है मकबूल होने की, जल्दी है हीरो बनने की, और उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल बाल के वो हीरो बन जाएंगे। देखिए ये बात तो सबको समझ आ गई, तहरीक चलाओ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाओ और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, कुछ ना कुछ मकबूलियत आपके हिस्से में आ जाती है। जैसा कि अब अली अहमद कुर्स साहब को वकला तहरीक की सरबराही दे दी गई है और उन्होंने कहा जी ठीक है मैं इसे कबूल करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल छुट्टियों के बाद अब ये वकला तहरीक चलाएंगे, यानी पहले छुट्टियां गुजारेंगे और उसके बाद तहरीक चलाएंगे। तहरीकें ऐसे नहीं चलती होती, वकला तहरीक अगर चलनी होती तो पहले चल जाती। माजी में जो वकला तहरीकें चली हैं उसके पीछे पीपल्स पार्टी और PMLN ने और दीगर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग की थी, बहुत सारा पैसा वकला को दिया गया था, और उसके अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से वकला की तहरीक को सपोर्ट किया गया था मुशर्रफ के खिलाफ, तो तभी वकला तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी। अगर वकला तहरीक के पीछे एस्टेब्लिशमेंट या आलमी एस्टेब्लिशमेंट या पैसा खड़ा हुआ ना होता तो वकला तहरीक कभी भी कामयाब ना होती। ये वकीलों ने खुद से कभी कोई तहरीक बना के कामयाब नहीं की, मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो एक ही बड़ी तहरीक देखी है, उस तहरीक के अंदर इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत थी, सियासी जमातों की भी हमायत थी और खुली फंडिंग थी। तो आप देखते हैं कि बगैर फंडिंग के और बगैर एस्टेब्लिशमेंट की हमायत के पाकिस्तान के वकला कैसे खड़े होते हैं। जो खड़े होते हैं वो जेल चले जाते हैं। इंतजार पर जूता देखे उन्होंने जबरी तौर पर लापता कर दिया था। फिर आप देखें अभी रजी ताहिर साहब तो आ गए हैं, अहमद फरहाद साहब अभी तक बंद हैं, कैद हैं। ये लोग हैं ना जो खड़े हो जाते हैं। ईमान मजारी, मारंग बलोच, हादी अली चट्टा, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खड़े हैं और वकला हैं और ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है, जेलों में बंद है। तो अगर जब अली अहमद कुर्स साहब पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे तो वो भी किसी जेल के अंदर बंद होंगे। ये वकला को कम से कम भी 10-15 हज़ार वकील कुर्बान करना पड़ेगा, जेलों के अंदर बंद करवाना पड़ेगा, फिर जाके कोई वकला तहरीक चलेगी। अदरवाइज मुझे वो चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन, कश्मीरियों ने अपनी लिस्टें जारी कर दी हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, ये काम वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए था, आज तक नहीं कर पाई। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि हमारे कौन कौन लोग शहीद हुए, किस तरह का डाटा आना चाहिए। डाटा देखें उन्होंने कैसे ज़बरदस्त तरीके से, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने 42 शोधा का डाटा जारी किया अपने, और इसी दौरान में ये सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी कि 11 लोग हमारे रावला कोट में शहीद किए गए, उन सब के नाम लिखे, आगे तारीखें लिखी कि जनाब इस तारीख को फलां फलां जगह पे हमारे लोगों को शहीद किया गया। ये रावला कोट का सारा इन्होंने डाटा दे दिया। बाग के अंदर 4 शोहदा हैं, रावला कोट में 11 शोहदा हैं, कोटली के अंदर 10 शोहदा हैं। मैंने आपको बताया था ना कोटली में बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ। ये 9 जून को जो वाकया हुआ था, ये लगभग सारे लोग उसी तारीख को शहीद हो गए थे, 10 लोग, और ये 9 जून के ही सारे शोहदा हैं कोटली के। उसके बाद मीरपुर, यहां पे भी 4 लोग शहीद हुए हैं, पुलंदरी में 4 लोग शहीद हुए हैं, और हल्का बलोच यहां पे 9 लोग शहीद हुए और ये हाल ही में शहीद हुए। ये जो आखिरी एक लड़ाई हुई थी, मैंने आपको बताया था, बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस घेरे में आ गई थी, उसके बाद मसाजिद में ऐलान करके वहां से निकले हैं। तो ये 14 जुलाई का वाकया था, तो यहां पे भी 9 लोग शहीद हुए। तो टोटल उन्होंने जो नाम बताए हैं, 42 अफराद के बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि ये लोग हमारे शहीद हो गए। अभी इंतजार कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, 4 दिन बाकी है, जो टाइम उनसे मांगा गया था 1 हफ्ते का, वो 4 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर वो बताएंगे कि उनका अगला लायामल क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो एक नया खेल खेला गया है ना पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, कि जी हम अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसकी कीमत बढ़ाएंगे, तो इस फार्मूले के पीछे असल बात क्या है वो मुझे एक सोर्स ने बताई। उन्होंने कहा जी असल में हो ये रहा था कि इकट्ठी 15 रुपए 20 रुपए कीमत बढ़ानी पड़नी थी हमें, 30 रुपए 50 रुपए भी बढ़ानी पड़ सकती है हमें। तो जब इकट्ठी कीमत बढ़ाते हैं ना तो उससे अवाम के अंदर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, फिर कम हम कर नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तान में आसान तरीका ये नज़र आ गया है कि आप लोगों की जेबें काटें पेट्रोल में से
और वो जो जेबें आप काटें उससे आप अपना जो शॉर्टफॉल है उसे कवर करने की कोशिश करें, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब मामला ये है कि ये रोजाना की बुनियाद पे जब करेंगे ना तो 2, 3, 4 रुपए बढ़ा दिया करेंगे। 2 रुपए बढ़ा लिया, 3 रुपए बढ़ा लिया, 4 रुपए बढ़ा लिया। तो जब आप 2 हफ्ते के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 हफ्ते में लगभग 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि वो रोजाना 2, 3 रुपए करके बढ़ी होगी तो किसी को महसूस भी नहीं होगा। तो ये है जनाब नया फॉर्मूला कि गैर महसूस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए और कभी भी ये खबर ना चले। तो हम एक और काम करते हैं ना, जितनी कीमत बढ़ेगी हम 10 दिन के बाद इकट्ठा रिपोर्ट कर देंगे कि जनाब पिछले 10 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई, पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई। तो खबर इस तरह दे लेंगे। ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, इनके पास सोशल मीडिया का कोई तोड़ नहीं है। ये नहीं समझ सकते जो इनके साथ हो रही है और जो इनके साथ होने वाली है। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं और ये सारे उसके अंदर दफन हो जाएंगे, हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने पिछले माली साल में कितना कर्जा लिया, इसके हवाले से एक रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। एक तो जो चाइना से पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, जो 2025-26 के बीच में जो माली साल था उसमें जो कर्जा लिया एक साल में, तो चाइना से 16.2 अरब डॉलर के कर्जे पाकिस्तान ने लिए। अब ये इसमें रीशेड्यूल भी है और 1.7 अरब की रीफाइनेंसिंग भी है और पाकिस्तान ने 16.2 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हासिल किए हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर। अब आप अंदाजा कर लें कि इतनी बड़ी मिकदार में जब आप कर्जे हासिल करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां खड़ी होगी। और गुज़िश्ता माली साल में जो टोटल कर्जा लिया वो 27.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे पाकिस्तान ने हासिल किए, जिनमें चीन